आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। कुछ नंबरों को ब्रैकेट में इस तरह लिखने से एक मैट्रिक्स बनता है। ब्रैकेट के अंदर हर नंबर को एंट्री या एलिमेंट कहते हैं। मैट्रिक्स में उफ़क़ी हॉरिजॉन्टल लाइनों को रोज़ कहते हैं और उमूदी या वर्टिकल लाइनों को कॉलम कहते हैं। रोज़ को ऊपर से नीचे और कॉलमों को बाएं से दाएं गिनते हैं। मैट्रिक्स को बड़े लेटर जैसा कि कैपिटल ए और रोज़ को आर और कॉलम को सी से ज़ाहिर करते हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं और इनके नंबर इस तरह हैं। अगर आप रोज़ को देखें तो लाल रंग में दिखाई गई हैं। रो 1 R1, रो 2 R2 और रो 3 R3। इसी तरह नीले रंग में दिखाए हुए कॉलम्स को आप बाएं से दाएं शनाख्त करते हैं तो कॉलम 1 C1, कॉलम 2 C2 और कॉलम 3 C3। किसी मैट्रिक्स में m रोज़ और n कॉलम हो तो उसका ऑर्डर m/n होता है। इसको m और n के दरमियान एक ज़रब के निशान से लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं कि इसका ऑर्डर है m/n। यहाँ मुख्तलिफ मैट्रिक्स के साथ इनका ऑर्डर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है, यानी इसमें एक रो और एक कॉलम है, तो रो बाय कॉलम, तो इसकी एक रो और एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। डी एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ 1/3। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक रो हो, चाहे कॉलम जितने भी हों, उनको रो मैट्रिक्स कहते हैं। एल एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं ऊपर से नीचे और सिर्फ एक कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ 3/1। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक कॉलम हो उन्हें कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्यू एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हुआ 2/2। एक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हुआ 2/3। पी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर हुआ 3/2। और ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/3। याद रखिए, रोज़ पहले लिखनी है और कॉलम बाद में लिखना है। कोई 2 मैट्रिक्स का एक दूसरे के बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों के ऑर्डर बराबर हों। नंबर 2, दोनों में मुतल्लिका एंट्रियां बिल्कुल एक जैसी हों। इस चीज़ को इन मिसालों से वाज़ा किया जा सकता है। कोई 3 मैट्रिक्स हम लेते हैं। मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 3/3 है, मैट्रिक्स पी जिसका ऑर्डर 3/2 है और मैट्रिक्स एक्स जिसका ऑर्डर 2/3 है। मैट्रिक्स ए किसी सूरत में मैट्रिक्स पी या एक्स के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पी या एक्स का ऑर्डर ए के ऑर्डर से मुख्तलिफ है। नीज़ अगर एक मैट्रिक्स P है जो यहाँ पे दिखाया गया है और एक मैट्रिक्स Q है, इन दोनों के ऑर्डर 3/2 हैं, सो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि Q की हर एंट्री P की मिलती हुई एंट्री के बराबर हो, यानी A 11 के बराबर हो, B 23 के बराबर हो, C 4 के बराबर हो, D 6 के बराबर हो, E
-3 के बराबर हो और f 0 के बराबर हो। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हम कह पाएंगे कि p q के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का हाउ बहू अक्स हो तो हम कहेंगे ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं। मैट्रिक्स की इकसाम के बारे में हम 5-6 स्लाइड्स देखेंगे, इसलिए इनके नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, यानी कि उसके ऑर्डर को जब आप लिखें तो पहला जो नंबर हो वो 1 हो, तो ये एक रो मैट्रिक्स कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है मैट्रिक्स डी। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और यानी कि उसके ऑर्डर लिखते हुए उसके दूसरा जो हिस्सा है वो एक हो तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ दिखाया गया है मैट्रिक्स L, इसका ऑर्डर 3/1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम और रो की बराबर नहीं है तो वो बराबर हैं बिल्कुल, तो वो एक तरह से मुरब्बा बन जाता है, यानी कि वो एक तरह से स्क्वायर बन जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स A जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह हम B मैट्रिक्स जो है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है गो के, लेकिन इसमें भी यही है कि इसमें एक कॉलम और एक रो है, तो इसमें इसका ऑर्डर 1/1 है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स Q भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके मुकाबले में अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि मैट्रिक्स P में रोज़ 3 हैं और कॉलम 2 हैं, तो इसका ऑर्डर 3/2 है, तो इसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स X जिसमें रोज़ 2 हैं और कॉलम 3 हैं, ऑर्डर 2/3 है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है, इसको जानना। तो ऐसा मैट्रिक्स चाहे उसका ऑर्डर जो भी हो, लेकिन उसकी अगर हर एंट्री 0 हो तो ऐसा मैट्रिक्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो 1/1 का मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स L जैसे कि है 0, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स है लेकिन इसकी हर एंट्री 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स है 3/1 लेकिन इसकी हर एंट्री 0 है, ये भी नल मैट्रिक्स हो गया। P एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, इसकी हर एंट्री 0 है, तो ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 3/3 है लेकिन इसकी हर एंट्री 0 है, इसलिए ये भी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव या उसका मनफी एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स होता है जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले मैट्रिक्स के बराबर हो और इस दूसरे मैट्रिक्स की हर एंट्री पहले मैट्रिक्स की मनफी हो। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स B है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है 15, तो -B एक नया मैट्रिक्स होगा जिसकी एक ही एंट्री होगी, इसका ऑर्डर 1/1 ही रहेगा और इसकी एंट्री अगर वो +15 थी तो ये -15 हो गई। एक रो मैट्रिक्स है D जिसकी एंट्री है 7 -3 9, तो -D जो है इस मैट्रिक्स का मनफी जो है वो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसकी एंट्री -7 +3 और -9 हो जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स 1 6 -9 -L जो कॉलम मैट्रिक्स था, अगर वो 1 6 -9 है तो -L जो है वो -1 -6 +9 हो जाएगा। एक मैट्रिक्स Q है जिसकी ये 4 एंट्रीज हैं, तो नेगेटिव Q या -Q की जो एंट्रीज होंगी वो इस तरह होंगी। एक मैट्रिक्स X है तो इसका नेगेटिव जो होगा यकीनन उसकी हर एंट्री माइनस हो जाएगी। ये चंद मिसालें थी। इसी तरह आप A में भी देख लीजिए, अगर पहली रो 1 4 21 है तो उधर -A की पहली रो -1 -4
21 हो जाएगी। दूसरी रो 5 6 -3 थी, तो उधर -5 -6 +3 हो जाएगी। तो उम्मीद है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स होता है जिसमें आप पहले मैट्रिक्स की रोज कॉलम में और कॉलम रोज में तब्दील हो जाते हैं। किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए रेज टू द पावर टी, सुपरस्क्रिप्ट में कैपिटल टी इस तरह जाहिर करते हैं। और इसको मिसालों से वाज़े करने के लिए हम चंद मैट्रिक्स और उनके ट्रांसपोज आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा मैट्रिक्स बी है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है, तो ये चूँकि इसका ऑर्डर 1 by 1 था, तो इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो इस सूरत में बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वो खुद ही होगा। लेकिन अगर आपके पास एक मैट्रिक्स डी है जो रो मैट्रिक्स था, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो याद रखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसकी रोज़ कॉलम और कॉलम रोज़ में तब्दील हो जाएंगे। तो इसमें अगर एक रो थी तो अब वो एक कॉलम बन जाएगा, और अगर इसमें 3 कॉलम थे तो अब 3 रोज़ बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो ट्रांसपोज जिसको हमने डी टी दिखाया हुआ है वो अब एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 7 -3 9। तो इससे ये भी साबित हुआ कि किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। और इसी तरह किसी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ देखिए एल एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 1 है, क्योंकि इसमें 3 रोज और एक कॉलम है। और ये जब इसका ट्रांसपोज लिया आपने तो अब इसमें 3 रोज के बजाय 3 कॉलम्स बन जाएंगे और एक कॉलम के बजाय एक रो बन जाएगी। तो एल का ट्रांसपोज जो होगा वो इस तरह आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए एक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो इसकी जो रोज थी वो कॉलम बन गए और जो कॉलम थे वो रोज बन गए। तो पहला कॉलम पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया, तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ ये तब्दीली हुई, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 था तो ट्रांसपोज का भी ऑर्डर 2 by 2 ही रहेगा, लेकिन इसमें एंट्री में तब्दीली हो गई है। अब 90 और 99 पहले रो में थे, अब वो 90 और 99 कॉलम में चले गए। और दूसरी क्यू के दूसरी रो में एंट्री 91 98 थी, ट्रांसपोज में वो दूसरे कॉलम में एंट्री चली जाएगी 91 98। इसी तरीके से ये एक और मिसाल आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से हो सकते हैं। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है पहले है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज उस जैसा ही हो, इसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसा कि हम आप दिखाते हैं आपको, जैसा कि मैट्रिक्स P है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आप देखिए कि इसका ट्रांसपोज जो है वो बिल्कुल P जैसा ही है, वो P का अक्स है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इस सूरत में आप कहेंगे कि P जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन क्यू मैट्रिक्स जो है इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आप देखिए कि क्यू ट्रांसपोज जो है क्यू का वो उस जैसा नहीं है, उसमें फ़र्क आ गया। ठीक है, तो इस सूरत में आप गौर से देखिए, उसमें 1 4 और 21 है,
और इसमें 1, 5 और 12 है। तो जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका पहली रो और पहला कॉलम 1, 4, 21 बन गया, और उसका ट्रांसपोज की जो पहली रो है वो 1, 5, 12 बन गई, वो 1, 4, 21 नहीं आई। इस सूरत में Q जो है, चूँकि उसका ट्रांसपोज Q जैसा नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स Q जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और मिसाल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हमने देखा एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस जैसा ही हो, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो, उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मैट्रिक्स S जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, गौर से देखिए, 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3, -1, 0, ये इसकी 3 रोज़ हैं। इसका जब आप ट्रांसपोज देंगे तो वो लाल रंग में ST लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो आप देखेंगे कि ये ST जो है ये असल में नेगेटिव S है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि S जो है हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन T, अगर आप इसका ट्रांसपोज जब आप लेते हैं तो आप देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक तो है, क्योंकि ट्रांसपोज T जैसा ही आ गया है, लेकिन ट्रांसपोज जो है T का मनफी नहीं आया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इससे आपको वाज़ह हो गया होगा कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो हाउ बहू वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। अब डायगोनल आप जानते हैं कि क्या होता है। एक स्क्वायर हो तो उसके दो अपोजिट कोनों को जोड़ें तो डायगोनल आ जाता है। एक रेक्टेंगल हो तो उसके अपोजिट दो कोनों को जोड़ें तो डायगोनल आ जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की भी कॉन्सेप्ट क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि इसकी डायगोनल जो लाइन है उसमें कम से कम एक एंट्री सिफर ना हो, यानी कि डायगोनल की तमाम एंट्रीज सिफर ना हो। और अगर एक एंट्री एक या एक से ज़्यादा है और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं उस मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रियां सिफर हों। इसकी मिसालें ये हैं, जैसे कि आप देखें कि ऊपर से शुरू करना चाहिए। मैट्रिक्स Z है, हम देते हैं, तो आप ये देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसकी तमाम एंट्रियां सिफर हैं लेकिन डायगोनल पे एक एंट्री 8 है। तो ये Z जो है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। Y में तमाम एंट्रियां सिफर हैं लेकिन डायगोनल में एक एंट्री 9 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। X में डायगोनल पे दोनों एंट्रियां सिफर नहीं हैं लेकिन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रियां सिफर हैं। इसी तरह N, मैट्रिक्स N में डायगोनल की एक एंट्री 4 है, बाकी सिफर हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स L में डायगोनल पे तीनों एंट्रियां सिफर नहीं हैं, 1, 6 और 4 हैं, लेकिन बाकी तमाम एंट्रियां सिफर हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स M में डायगोनल की एक एंट्री सिफर है लेकिन बाकी दो एंट्रियां सिफर नहीं हैं और बाकी तमाम एंट्रियां सिफर हैं, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ और बयान करने वाली है, वो है कि स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इसके डायगोनल की कोई एंट्री सिफर ना हो, जैसे कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स में बात की थी, लेकिन वहाँ पे हमने कहा था कि कम से कम एक एंट्री सिफर ना हो। यहाँ में हम कह रहे हैं कि इसके डायगोनल की कोई एंट्री भी सिफर ना हो, और इसके अलावा इसके डायगोनल की तमाम एंट्रियाँ एक जैसी हों, और इसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रियाँ सिफर हों। समझ गए? यानी कि इसके डायगोनल में कोई एंट्री सिफर ना हो, लेकिन सब एंट्रियाँ एक जैसी हों, और इसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रियाँ सिफर हों। ऐसे मैट्रिक्स की मिसालें ये हैं, जैसे कि मैट्रिक्स डी। इसमें आप देखिए कि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रियाँ सिफर हों, और डायगोनल में तमाम एंट्रियाँ 7 हैं। एक सिंपल मैट्रिक्स 1 by 1 का, इसमें तो डायगोनल और उस के बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही एंट्री है, डायगोनल कह लें इसको, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। y भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, l भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल पे एंट्री एक ही एंट्री है जो चल रही है 6 6 6, बाकी सब 0 हैं। m भी एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा। अब हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स को जमा करने की। तो आम नंबरों की तरह दो मैट्रिक्स की जमा भी होती है। शर्त यह है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा हो, और इसके बाद जमा होकर आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो बाकी दो का है, जाहिर है। और ऐसे मैट्रिक्स की जमा की मिसालें ये हैं, यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, तो A प्लस B क्या होगा कि आप A की हर एंट्री B की वहीं पे मौजूद एंट्री में जमा करके आप A प्लस B एक तीसरा मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे एक पहली रो को हम लेते हैं, तो 1 में हमने -1 जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 में 5 जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 21 में 2 जमा करेंगे, यहाँ पे 23 लिखना चाहिए था, 24 लिखा हुआ है, 5 में 4 जमा करेंगे 9 आ जाएगा, 6 में -3 जमा करेंगे या 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स की जमा किस तरह की जाती है। इसी तरीके से x और y को अगर आप जमा करें तो ये देखिए कि 2 - 5 -3 आ गया, -3 - 3 6 आ गया, और 8 और 8 16 आ गया, और नीचे वाली रोज़ को भी आप जमा करें तो ये नंबर आ जाएंगे। अगर एक मैट्रिक्स L है और एक मैट्रिक्स M है, तो इनको भी अगर आप देखिए, आप जमा करिए तो L प्लस M एक नया कॉलम मैट्रिक्स आ गया जिसकी हर एंट्री 0 है। आम नंबरों की तरह दो मैट्रिक्स की मनफी भी होती है। अभी शर्त यह है फिर वही कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा हो, और मनफी होकर आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा। और इसकी मिसालें ये हैं, जैसे आप A में से B माइनस करते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आप 1 -1, जिसका मतलब हो जाएगा 1 + 1, 2 आ गया, 4 - 5 - 1 आ गया, 21 - 2 19 आ गया। तो इस तरह आप A - B दूसरी रो तीसरी रो के लिए हासिल कर सकते हैं। इसकी एक और मिसाल ये है, अब हम देखते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से ज़रब दें तो एक नया मैट्रिक्स हासिल होगा। इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले मैट्रिक्स वाला ही होगा, और नए मैट्रिक्स की हर एंट्री अलग अलग उस नंबर से ज़रब खाएगी। मसलन अगर एक मैट्रिक्स A है और उसको ज़रब देने वाला नंबर छोटा लेटर में ज़ाहिर किया हुआ
के है तो जवाब को के ए लिखा जाएगा। चंद मिसालें ये हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका मैट्रिक्स एल है और जिससे आप ज़रब दे रहे हैं वो डब्ल्यू 10 के बराबर है, तो डब्ल्यू एल लिखा जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई दी मैट्रिक्स 1 6 माइनस 9, और इसकी मैट्रिक्स एल की हर एंट्री 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप देखिए आपको डब्ल्यू एल एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसकी अब कॉलम में एंट्री आएगी 10 60 माइनस 90। इसी तरीके से अगर आपका मैट्रिक्स एक्स है और ये पी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी एक्स जो है -5, ये मैट्रिक्स एक्स की हर एंट्री -5 से मल्टीप्लाई हो के आपको पी एक्स एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका मैट्रिक्स ए है और ये के = 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो के ए एक नया मैट्रिक्स होगा जिसमें ए की हर एंट्री 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दो मैट्रिक्स को आगे पीछे जमा करना, इसका मतलब यह है कि अगर कोई से दो मैट्रिक्स को जमा करना हो तो इनकी तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप ए में बी जमा करें या बी मैट्रिक्स में ए जमा करें तो जवाब एक जैसा आएगा। इसे जमा के लिए कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसकी चंद मिसालें ये हैं। जैसे आप दो मैट्रिक्स लें, एक एल और एक m, तो अगर आप l जमा m करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स आएगा जिसमें कॉलम मैट्रिक्स 0 0 18, और अगर आप m जमा l करेंगे तब भी आपको मैट्रिक्स आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा 0 0 18। इससे ये पता चला कि मैं मैट्रिक्स को जमा करते वक्त उनकी तरतीब में कोई आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एक और मिसाल ये है, x मैट्रिक्स है और y मैट्रिक्स है। आप देखें कि x जमा y और y जमा x दोनों का एक जैसा जवाब आता है। इसी तरह दो और मैट्रिक्स देख लीजिए, 3/3 के दोनों मैट्रिक्स हैं, a जमा b का एक जवाब आ रहा है और फिर b जमा a का जवाब आ रहा है, तो दोनों के जवाब एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि जमा करते हुए अगर आप तरतीब बदल जाती है, a जमा b के बजाय b जमा a हो जाता है, तो इससे जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगर तीन मैट्रिक्स को जमा करना हो तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन से दो को जमा किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने तीन मैट्रिक्स हैं आपके पास x, y और z, तो आपने x + y + z करना है, तो पहले आप y + z को ब्रैकेट में जैसे दिखाया गया है ब्रैकेट वाला अमल करें और फिर उसको x में जमा करें, या पहले x + y को जमा करें और उसको z में जमा करें, जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। या x + z भी आप पहले कर लें और फिर उसको y में करें, तब भी जवाब में फ़र्क नहीं आएगा। इसे जमा के लिए एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये चंद मिसालें हैं, आप देख लीजिए। इस कानून की तस्दीक हो जाती है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं x, y और z, और आप इसको जमा करते हैं तो आप पहले y और z जमा करें और फिर उसमें x जमा करें, तो एक मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्री है 7 11 18 11। या आप अगर पहले x में y जमा करें और उसमें z जमा करें तो उस सूरत में भी एंट्री एक मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्री 7 11 18 11 आएगी। तो जमा के लिए शनाख्ती मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में जमा करें तो दूसरे मैट्रिक्स में कोई तब्दीली ना आए। हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि सुर्ख रंग में जो मैट्रिक्स O दिखाया गया है ये इस तारीफ पर पूरा उतरता है। यानी कि आप अगर O को X में जमा करें तो X में कोई तब्दीली नहीं आएगी। O को अगर आप Y मैट्रिक्स में जमा करें तो Y में कोई तब्दीली नहीं आएगी। O को अगर आप Z मैट्रिक्स में जमा करें
तो Z में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन कहते हैं, यानी कि जमा के लिए ये एक शनाख्ती मैट्रिक्स है। और ऐसे मैट्रिक्स को O से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी तमाम एंट्रियां ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए x प्लस ओ एक्स ही आ गया जवाब, y प्लस ओ वाई आ गया, z प्लस ओ जेड ही आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स जमा करें कि जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये जमा के अमल के तहत ये उस मैट्रिक्स का माकूस या उल्ट कहलाएगा, यानी कि इन्वर्स अंडर एडिशन। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स -1 से ज़रब देने से हासिल होता है और बेसिकली ये उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। तो मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि अगर आपका मैट्रिक्स है 1 4 5 2 और आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल करना है, तो आप इसमें मैट्रिक्स कौन सा जमा करेंगे? आप इसमें जमा करेंगे -1 -4 -5 -2, जो कि पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव है। इसी तरीके से ये एक और मिसाल है, यहाँ पे भी जो दूसरा मैट्रिक्स दिखाया गया है ये पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव है या इन्वर्स मैट्रिक्स है अंडर एडिशन।